जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एसएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक का कंप्लीट कवरेज होता है। टॉपिक को करंट टू कोर ऐसे डिस्कस किया जाता है कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाते हैं और जब भी एग्जाम में यहां से कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो उसकी छूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आज के इस लेक्चर में भी हम ऐसा ही करंट को डिस्कशन करेंगे, लेकिन हर बार की तरह सबसे पहले हम देखेंगे उन चर्चित मुद्दों को जो हाल ही में चर्चा में रहे और आपके सामने एग्जाम में प्रश्न के तौर पर आ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए देखते हैं उन मुद्दों को। सबसे पहला मुद्दा है इरेटमोप्टेरा मर्फी। ये इरेटमोप्टेरा मर्फी एक प्रकार का कीट है जिसे एक शोध में पाया गया है कि अंटार्कटिका के सिग्नी द्वीप की मृदा की संरचना में ये परिवर्तन ला रहा है। तो इसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार का कीट है, किस प्रकार का परिवर्तन ला रहा है और इसकी विशेषताएं क्या है। फिर बात करेंगे अंटार्कटिक की, क्योंकि ये कीट अंटार्कटिका पर मिला है तो अंटार्कटिक भी हाईलाइट है। अंटार्कटिक से रिलेटेड प्रमुख मुद्दों को देखेंगे, मतलब कुछ पॉइंट्स को जैसे एग्जाम में आ सकते हैं कि इसकी खोज कब हुई, किसने की, इस पर कौन सा पर्वत है, कौन सा ज्वालामुखी, या किस प्रकार की वनस्पति मिलती, किस प्रकार के जीव मिलते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसको कनेक्शन भारत से जोड़ेंगे और भारत के अंटार्कटिका पर शोध केंद्रों की बात करेंगे। गंगोत्री, मैत्री, भारती जैसे शोध केंद्र अंटार्कटिका पर भारत के हैं, तो ये सब चीजें चर्चा की जाएंगी। फिर बात करेंगे समुद्र शक्ति अभ्यास की, जो इंडोनेशिया और भारत का प्रमुख अभ्यास है। इस पर चर्चा के बाद इंडोनेशिया के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और फिर बात करेंगे कि भारत के इंडोनेशिया के साथ और कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। फिर बात करेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में एक बार नहीं 2 बार मनाया जाता है। बात करेंगे कि इसका महत्व क्या, कब मनाया जाता है। ठीक है। फिर बात करेंगे भोपाल की। भोपाल एसडीजी प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। इस क्षेत्र में कदम उठाने वाला विश्व का पहला शहर था न्यूयॉर्क, जिसने 2018 में यह काम किया था। अब भोपाल ने किया है, तो चर्चा करेंगे कि एसडीजी क्या है, कब इनको निर्धारित किया गया था और इनका महत्व क्या है। फिर हम देखेंगे मोरक्कन टिड्डे के प्रकोप को। यह टिड्डा किस प्रकार का दिखता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और किस प्रकार का प्रभाव ये कर रहा है, और अगर रोका नहीं गया तो क्या हो सकता है, इन सभी चीजों पर डिस्कस किया जाएगा इस मुद्दे में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं जो मुद्दे हम लोगों ने अभी देखे हैं, है ना। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, जो जो चीज यहाँ बताई जा रही है उनको नोट करते जा रहे होंगे, है ना। चलिए, पहला टॉपिक है इरेटमोप्टेरा मर्फी। मैंने पहले ही कहा है कि ये एक प्रकार का क्या है, कीट है। कैसा कीट है, तो एक छोटा फ्लाइटलेस मिच, छोटा बग बोल दीजिए, कीट बोल दीजिए इसको। कहां पर मिला है, अंटार्कटिक पर। यहां पर इसने क्या किया है, सिग्नी द्वीप जो है इसकी मृदा की संरचना में परिवर्तन कर रहा है। ये कब पता चला, तो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे में एक अध्ययन के दौरान इसका पता चला है। लेकिन समझने वाली बात है कि ये कीट अंटार्कटिक पर गया कैसे। तो याद रखिएगा, ये जो कीट है ये अंटार्कटिक के मूल का नहीं। 1960 के समय शोध चल रहा था। शोध कैसा, अंटार्कटिका पर वनस्पति से संबंधित शोध चल रहा था। उस शोध के दौरान जॉर्जिया से इस कीट को ले जाया गया था और कुछ इस कीट की मात्राएं जो है वो वैज्ञानिकों के जूतों से वहां पर पहुंच गई थी। तो इस प्रकार से कीट वहां पहुंचा और इसकी जो प्रभाव है वो 1980 से ज्यादा दिखाई देने लगा, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ने लगी और इसने बड़े स्तर पर यहाँ के एनवायरमेंट को, मिट्टी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अगर इस कीट की विशेषता की बात करें तो ये छोटा सा कीट जो है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको ये खाता है। एक प्रकार से ये पौधों का अपघटन करता है। क्या करता है, अपघटन करता है। किसका अपघटन करता है, पौधों का डिकम्पोजन का काम करता है। और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जो मिट्टी है उसमें, मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है। तो यहां की जो मिट्टी उसमें किसकी मात्रा बढ़ रही है, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है। और अगर ये अपघटन करता है, कार्बनिक पदार्थों को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं पौधों के लिए एक प्रकार का जहर का काम करेगा। ये जल के स्रोतों को दूषित करेगा। क्लियर, ये जल के स्रोतों को भी दूषित करेगा। दूसरी बात होता है कि जो शैवाल होते हैं, हरित शैवाल, ये शैवाल जो होते हैं उसको पनपाता है। इसके कारण कहीं ना कहीं जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती जाती है। तो ये पूरी तरीके से स्थल के परितंत्र हो या जल के परितंत्र उसको प्रभावित करता है। अब यहां दिक्कत ये है, ये जो कीट है ना, ये जल में भी रह सकता है।
जल में भी रह सकता है और इस वजह से ये संकट दिख रहा है कि ये इस द्वीप से दूसरे द्वीप पर, अलग अलग द्वीपों पर फैल ना जाए, और फैल गया तो यहाँ की पूरी स्थिति को क्या कर देगा, बर्बाद सा कर देगा। तो ये सर्वे में पाया गया है कि इरेडमोप्टेरा मर्फी जो है, ये जो कीट है, वो किस प्रकार से इस पूरे एनवायरमेंट को बदल रहा है। नाइट्रेट की जो मात्रा है वो यहाँ पर हमको बढ़ती दिखाई पड़ रही है इस क्षेत्र में। क्लियर? हाँ। अब जब हम अंटार्कटिका की बात करते हैं, अंटार्कटिक की जब बात करते हैं तो आपके दिमाग में यही आता है कि भाई यहाँ पर मिट्टी कैसे है, ये तो बर्फ से ढका हुआ है ना। तो याद रखेंगे अंटार्कटिक जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, ये एक महाद्वीप है, महासागर भी है। क्लियर? दक्षिणी छोर पर है ये पृथ्वी के। और अगर इसकी बात करें तो इसकी खोज की गई थी 1820 में। बोस्टक जहाज का नाम है, जहाज का नाम याद रखिएगा, बोस्टक। ये रूसी जहाज रहा। इसके कप्तान थे फेबियन वेलिंगसॉशेन और इनके साथ थे मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव। इन्होंने 1820 में अंटार्कटिका की खोज की थी। अब ये खोज की गई और बाद में देखें तो इसकी खोज के बाद इसके बारे में जब और चीजों को पता कर लिया गया तो हमें पता चलता है कि इसका 98% भाग बर्फ से ढका है। कितना परसेंट भाग? 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन 2% बचा है ना, तो इसके कुछ ऐसे द्वीप हैं, जगह हैं जो बर्फ से रहित हैं। क्लियर? और इसमें पाल्मर द्वीप की अगर मैं बात कर लेता हूं तो एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त भी है, जिसमें हमने सिग्नी द्वीप की भी पहले बात की, जो भी जहां पर भी आपको थोड़ी सी बर्फ में मुक्ति दिखती है इसके आसपास के क्षेत्रों में। तो 98% बर्फ है और इसकी लगभग 1.6 किलोमीटर के आसपास मोटी परत भी है। तो इतनी मोटी परत मिलती है बर्फ की अंटार्कटिक पे, ये याद रखना है। अगर हम अंटार्कटिक की और बात करें दोस्तों तो यहाँ पर वनस्पति, अब चूंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है तो यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो मॉस और लाइकेन जैसी वनस्पतियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जीवों की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता पेंगुइन। पेंगुइन एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। सील मछली आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ये याद रखिएगा। और इसे हम गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि जब ग्रीष्म का मौसम होता है तो यहाँ की बर्फ पिघलती है और शीत का मौसम होता है तो यहाँ की बर्फ जम जाती है, तो अलग अलग आकार में वो जमती है, इसलिए इसको ये कहते हैं। अगर स्थलाकृति की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि माना गया है कि अंटार्कटिक जो है वो एक समय पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में था। कहाँ था? उष्णकटिबंध में था। और जो महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया हुई, उस विस्थापन की प्रक्रिया के बाद ये खसककर दक्षिण में चला गया, और दक्षिण में जब गया तो विभिन्न हलचलों के चलते जो भूमि में हलचलें हुई उसके कारण यहाँ पर जो वनस्पति हुआ करती थी वो दब भी गई। तो यहाँ की स्थलाकृति में अगर देखें नीचे दबे हुए में तो कोयला जो होता है वो आपको बड़ी मात्रा में मिल सकता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अलावा यहाँ पर पर्वत भी बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं। अगर पर्वतों की बात करें तो विंसन मैसिफ यहाँ की पर्वत श्रेणी है। ये सबसे ऊंचा शिखर है, लगभग 5100 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे। और ये यहाँ की पर्वत श्रेणी है क्वीन मॉड, इस श्रेणी का हिस्सा है। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी भी देखने को मिलता है। ये सक्रिय ज्वालामुखी जो देखने को मिलता है इसका ध्यान रखिए, इसका नाम क्या है, एग्जाम में पूछता है, अरबुस। माउंट अरबुस जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है अंटार्कटिका पर। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी है जो अंटार्कटिक को 2 बराबर भाग में बांटती है। क्लियर? तो ये इसकी स्थलाकृति की इंपॉर्टेंस है। इसके बाद बात करें खनिज की दोस्तों, तो मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पर कोयला बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है ठंडा होने के बावजूद। उसका कारण यही है महाद्वीपीय विस्थापन। फिर बात करें लैम्बर्ट ग्लेशियर की, तो लैम्बर्ट ग्लेशियर जो है वो यहीं पर है और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। जब यहाँ पर ग्लेशियर टूट के पानी में तैरने लगते हैं तो उनको हिमशैल कहते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ पर? अंटार्कटिक पर, दक्षिण में है। अब अंटार्कटिक की व्यवस्था का अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर कम होने का कारण ही यह है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो नहीं पहुंच पाती। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ऐसी कंडीशन में ये रहा आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा और
यहां आप जाएंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव है और ये आपका है उत्तरी ध्रुव। ये वाला भाग जो है ये अंटार्कटिक है। अब सोचिए कि यहां पर एक हो गई आपकी मकर रेखा, यहां पर हो गई आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा होता है 21 जून को, मकर रेखा पर सूर्य सीधा होता है 22 दिसंबर को। इसके पहले अगर देखें 21 मार्च की बात कर लें या 23 सितंबर की बात कर लें, इन दोनों ही दिनांक पर सूर्य सीधा कहां होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। तो यहां देखिए कि अगर हम मार्च से गिने तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये ऊपर के जो 6 महीने हैं है ना, कौन से, मार्च से लेके तो सितंबर तक के, ये आपको सूर्य की कंडीशन ऊपर दिखती है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होता है, 6 माह लगातार रात होती है। तो सूर्य जब उत्तरायण होगा तो 6 माह लगातार रात, सूर्य जब दक्षिणायन होगा 6 माह लगातार दिन। ऐसी कंडीशन में यहां पर ऋतु भी बदलती है। तो जब 6 महीने लगातार दिन होगा बर्फ पिघलती है और 6 महीने लगातार रात के समय बर्फ जमती है, तो अलग अलग स्थल बनती है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, अलग अलग आकृति में जमता है। और चूंकि ये ध्रुव पर स्थित है तो किरणें सूर्य की पहुंच नहीं पाती, तो ठंडा बहुत होता है ना। नेक्स्ट पहुंचते हैं अंटार्कटिका पर। तो नॉर्वे के रोवाल्ड एमंडसन ये पहले शख्स थे जो 14 दिसंबर 1911 को पहुंचे थे अंटार्कटिका पर। कहां, 14 दिसंबर 1911 को पहुंचे थे। कौन, एमंडसन। और 20 फरवरी 1935 को डेनमार्क की कोरोलाइन मिकेल्सन पहली महिला बनी जो अंटार्कटिका पर पहुंची थी। भारत की पहली महिला थी मेहर मूसा, जो 1977 के आसपास कहां पहुंचती है, अंटार्कटिका पर जाती है। याद रखना आप लोगों को, क्लियर। तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है किसकी, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले लोगों की। अब भारत के संदर्भ में बात कर लें तो जब भारत की बात करते हैं तो 9 जनवरी 1982 से शहीद जहूर कासिम के नेतृत्व में भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान चालू किया था। और उसके बाद भारत यहां पर अभियान प्रारंभ करता है कहीं ना कहीं। इसके बाद भारत ने यहां पर अपने शोध केंद्र भी स्थापित किए। शोध केंद्र जो स्थापित किए उसमें दक्षिणी गंगोत्री 1983 में बनाया, मैत्री बनाया 1989 में, भारती बनाया 2012 में। तो ये यहाँ पर भारत के शोध केंद्र रहे। और अगर भारती की बात करें तो गिरिराज सरोही यूपी के रहे, जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय भी कहलाए थे। ये आपको ध्यान रखना। तो ये भारत का अभियान रहा। जो अंटार्कटिक है यहाँ की स्थिति के हिसाब से इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर सभी प्रकार के शोधों की दृष्टि से इसको उत्तम माना जाता है, इसलिए। तो ये अंटार्कटिक की इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं समुद्र शक्ति 23 की। दोस्तों, इंडोनेशिया और भारत के बीच का ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो 14 से 19 मई तक आयोजित होना है। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कवरत्ती और चेतक हेलीकॉप्टर भी भाग ले रहे हैं। आईएनएस कवरत्ती की बात करें दोस्तों तो 1971 में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले आईएनएस कवरत्ती के नाम पर इस जहाज का नाम पड़ा है, ठीक है। और ये जो है 2012 में बनना शुरू हुआ था और 2015 तक ये तैयार हुआ, लॉन्च हुआ, और 2020 में इसको सेना में शामिल कर दिया गया था। किसको, आईएनएस कवरत्ती को। ये आधुनिक हथियारों से लेकर एक एंटी सबमरीन प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, जिसमें लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं, टॉर्पीडो भी लगे हुए हैं और अच्छी प्रकार की बंदूकें भी लगी हैं। यहां तक कि ये बेहतर रडार सिस्टम से लेस है, जो कि पनडुब्बियों को भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पकड़ने में, उनको रडार में लाने में सक्षम माना जाता है। याद रखिएगा, क्लियर। क्या, आईएनएस कवरत्ती। अब आईएनएस कवरत्ती के बाद हम देखें चेतक हेलीकॉप्टर की। तो चेतक हेलीकॉप्टर जो है फ्रांस से आया, 1959 में पहली उड़ान भरी। लगभग 540 किलोमीटर इसकी रेंज है, 210 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी गति है, 32 मीटर के आसपास इसकी लंबाई मानी जाती है। क्लियर, किसकी, चेतक की। और ये जो है ये माल के आवागमन के लिए, ये बचाव काम के लिए, ये परिवहन के लिए, जो ट्रांसपोर्ट है उसके में काम करता है। इमरजेंसी के समय पर 5 लोग बैठ सकते हैं, 2 चालक दल वाला ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। क्या, चेतक हेलीकॉप्टर। बहुत मजबूत व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो ये इंडोनेशिया के साथ युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इंडोनेशिया के साथ भारत का जो एक और अभ्यास होता है वो है गरुड़ शक्ति। अगर इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों तो याद रखना है कि इंडोनेशिया
कि जो राजधानी है जकार्ता है और यहां पर आसियान का मुख्यालय भी हम लोगों ने बात की थी पिछले लेक्चर में, वो भी है। जनसंख्या लगभग 27 करोड़ के आसपास है, बहुत बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। इंडोनेशिया में 2004 में सुनामी आई थी, जिसके बाद से ये इसका बहुत बड़ा भाग डूब गया, और अगर वैसी भयानक सुनामी दोबारा से आती है तो आशंका लगाई जाती है कि ये डूब सकता है। भारत के अंडमान निकोबार से करीब पड़ता है, क्लियर। और इसके बाद बात करें तो जोको विडोडो जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण देश है, आसियान का सदस्य है। इंडोनेशिया जो उसकी जो रुपया जो है वो मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंडोनेशिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे जो आपको ध्यान रखना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से, क्लियर। और गरुड़ शक्ति जो है वो हमारा इंडोनेशिया के साथ चलने वाला दूसरा अन्य अभ्यास भी है, ये ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद वाले टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई 2023 को मनाया गया है और इसकी थीम रही जल और प्रवासी पक्षी के लिए इसका महत्व। इस थीम के साथ 2023 में यह दिवस सेलिब्रेट किया गया, ध्यान रखना है। अब ये कब मनाया जाता तो याद रखिएगा, साल में 2 बार होता, द्विवार्षिक है, साल में 2 बार। एक बार कब मनाते हैं, मई में, और एक बार कब मनाते हैं, अक्टूबर में। इन दोनों के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। उद्देश्य सिर्फ ये है, जैव विविधता की दृष्टि से इस पृथ्वी पर पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से पक्षी, उनकी प्रजातियों की सुरक्षा के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना है। जिस दिन ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन सोशल मीडिया नेटवर्क से लेकर तो टीवी, सब चीजों पर सम्मेलन के माध्यम से पक्षियों, उनके महत्व को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और साल में 2 बार मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और प्रवासी पक्षी का मतलब यही होता है कि पक्षी भी प्रवास करते हैं। होता यह है कि जब मौसम बदलता है तो बदलते मौसम के हिसाब से अपने जीवित अनुकूल परिस्थितियों को खोजते हुए पक्षी एक स्थान से दूसरी जगह पर प्रवास करते हैं। जैसे हम इंदौर में हैं अभी, तो इंदौर में अगर हम बात कर लें तो इंपॉर्टेंटली सिरपुर तालाब। अब यहाँ पर आपको साइबेरिया के पक्षी देखने को मिलते हैं ठंड के मौसम में। अब क्यों आते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ ठंड आती है तो साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो ये हजारों मील दूर उड़कर आते हैं यहाँ पर अपना ठंड का मौसम बिताने के लिए। तो ये क्या होगा, एक प्रकार के प्रवासी पक्षी होगा। तो ऐसे पक्षियों को लेकर जागरूकता फैलाना एक इस दिवस का उद्देश्य है। अब बात करें तो भोपाल SGD प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बना। याद रखिएगा, यह स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा को अपनाने वाला पहला शहर बना है। SGD को अगर हम देखें तो इसका मतलब है सतत विकास लक्ष्य। याद रखिएगा, UN जो है यूनाइटेड नेशंस, उसके 193 सदस्यों ने 2015 में ये सतत विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडे को अपनाया था, जिसमें 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। ये 17 लक्ष्य कौन से हो सकते हैं, सभी को शुद्ध पानी होना चाहिए, गरीबी हटाना पड़ेगी, अच्छा स्वास्थ्य देना पड़ेगा, पर्यावरण बेहतर देना पड़ेगा, सबकी हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी करना है। ऐसे जितने अच्छी बातें हैं 17, वो सभी इस लक्ष्य में निर्धारित की गई हैं। और पूरे 193 कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं, वो इनकी प्राप्ति के लिए सभी लोग क्या हैं, प्रतिबद्ध हैं। ये याद रखना है। कब निर्धारित किया गया था ये, 2015 में। इसका हर साल सूचकांक भी होता है। 2023 का आने वाला है, 2022 में आया, जिसमें 163 देशों को शामिल किया गया। भारत की रैंक रही 121वीं। ठीक है, तो ये व्यवस्था आप लोगों को ध्यान रखना है कि सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट भी हर साल आती है और जो भोपाल है वो इसकी समीक्षा कर रहा है स्वैच्छिक आधार पर, स्थानीय आधार पर। इसके माध्यम से इस लक्ष्यों का स्थानीयकरण भी हो रहा है, स्थानीय आधार पर इनको महत्व भी दिया जा रहा है। और इस प्रकार से स्थानीय समीक्षा करने वाला पहला शहर दुनिया का रहा न्यूयॉर्क, जिसने 2018 में इसको शुरू किया था। नेक्स्ट है दोस्तों मोरक्कन टिड्डे का प्रकोप। मोरक्कन टिड्डे ने अफगानिस्तान के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर
नुकसान पहुंचाया। लगभग 1/4 के बराबर फसल जो है उसको नष्ट कर सकता है ये टिड्डा। इसका प्रकोप इतना खतरनाक है, ये याद रखना है, जिसके कारण अफगानिस्तान और इसके आसपास के क्षेत्रों की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती है, ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब यहां पर देखिए टिड्डा इस प्रकार का दिखता है। इसकी हाइट लगभग वयस्क की 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। स्थान के हिसाब से इसका कलर होता है। इसकी कलर की बात करें तो ये भूरा भी हो सकता है, लाल हरा भूरा हो सकता है या लाल भूरे कलर का हो सकता है। ये टिड्डा जो होता है ये बड़े स्तर पर गेहूं की फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक है। और ये इसका वैज्ञानिक रूप देखें तो डोसियोस्टोरस मोरोकेनस इसका वैज्ञानिक स्वरूप है। ये एक्रिडिडी समूह से संबंधित, जिसमें टिड्डे टिड्डियों को शामिल किया जाता है, ये याद रखना है। तो ये टिड्डा अपने आप में बहुत प्रभावशाली, और अगर इसको नहीं रोका गया तो अगले साल ये अपने आप को कितना 100 गुना ज्यादा इसका प्रभाव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं अगर इस टिड्डे के प्रभाव को नहीं रोका गया तो वैश्विक स्तर पर ठीक है, लेकिन एशिया के इस क्षेत्र में अफगानिस्तान और उसके आसपास के प्रांतों पर ये बड़े स्तर पर कृषि फसलों को नष्ट कर सकता है, ये ध्यान रखना है। और इस टिड्डे की बहुत बड़ी बात है कि ये समूह में रहता है, अपने आप को बहुत जल्दी कहीं ना कहीं बढ़ाता है। ठीक है। तो ये किसकी बात हुई है? मोरक्कन टिड्डे के प्रकोप की बात हुई है, जिससे अफगानिस्तान का क्षेत्र जो प्रभावित हो सकता है। इसको रोकने के लिए विशेष काम करने की जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा की। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।